नमस्कार दोस्तों, करपत एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण एनवायरमेंटल अध्ययन ईवीएस थ्योरी का तीसरा वीडियो, जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे वह मध्य प्रदेश की हो या अन्य राज्यों की हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम कवर करेंगे जंतु, पशु। जी हाँ, जंतु पशु से संबंधित पर्यावरण के जो फैक्ट हैं, कांसेप्ट हैं, उस पर आधारित हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। जंतु पशु, देखिए, तो जंतु पशु, देखिए, आपको पता है कि जो पर्यावरण है, आपके आस-पास जो वातावरण है और वो घिरे हुए है, ठीक है ना? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो वही क्रम में अगर हम जंतु पशु की भी बात करें, जो हमारे चारों ओर रहते हैं, जंतु पशु भी रहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कीड़े, मकोड़े, जानवर, जीव आदि को सामूहिक रूप से जंतु या पशु कहा जाता है। देखिए, हमें पर्यावरण का जो कहने का मतलब सिलेबस है वो व्यापक है, तो हम उसी क्रम में जंतु पशु देख रहे हैं। ठीक है, तो जंतु हो या पशु हो, कीड़े, मकोड़े, जानवर, जीव को आदि को सामूहिक रूप से जंतु या पशु कहते हैं। ठीक है ना? अब जीवों की उत्पत्ति के संबंध में हमें पता चला है, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में लिखी गई थी, वहां से हमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में पता चला। अब हम बात करेंगे, देखो, जंतु विज्ञान, हम जंतु पशु देख लिया कि जो क्या, चाहे वह कीड़े हों, मकोड़े, जानवर, जीव आदि के सामूहिक रूप से जंतु पशु कहते हैं। जीवों को मेरुदंड, पोषण, कोशिका, प्रजनन, आवाज के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा जाता है। मेरुदंड शारीरिक बनावट, कोशिका प्रजनन जो प्रजनन करते हैं, और आवाज के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है। हम पहला जो ये वर्गीकरण देखते हैं, प्रकार देखते हैं, वो है मेरुदंड के आधार पर। ये पहला मेरुदंड के आधार पर पहला होता है कशेरुकी, दूसरा होते हैं अकशेरुकी। कशेरुकी जो होते हैं, जिसमें जो भी जीव जंतु हो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, और इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है मित्रों, रीढ़ की हड्डी, ध्यान दें, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। क्लियर है? तो जो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसे हम अकशेरुकी कहते हैं। ठीक है ना? ये जलीय जीव होते हैं अधिकतर, और जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक होते हैं। मत्स्य की जो कशेरुकी में आते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसे मेरुदंड के आधार पर है। तो मत्स्य सबसे, मछली, उभयचर मेढक, कछुआ, ठीक है ना? जो कशेरुकी वर्गीकरण में आते हैं, वो उभयचर मेढक और कछुआ। सरीसृप, ठीक है ना? सर्प और मछली, छिपकली, पक्षी, सभी पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, चमगादड़, ये सब स्तनधारी में आते हैं। देखिए, मनुष्य के साथ आपके बंदर भी रहते हैं, कुत्ता भी और चमगादड़ भी। ये चारों चीजें स्तनधारी में आती है। चमगादड़ एक स्तनधारी में आती है, ठीक है ना? और ये पक्षी हो गया, सरीसृप। हम अकशेरुकी की बात करेंगे, जलीय जीव होते, तितलियां होती हैं, अधिकतर जलीय जीव होते हैं, ठीक है, मोस्टली। कृमि, वर्म बोलते हैं, इसके अलावा कीट, ठीक है ना? एक और आपकी मकड़ियां होती हैं, ये भी कशेरुकी में आती हैं। प्रवाल, जिसे समुद्र का वर्षावन कहते हैं। केकड़े, विभिन्न प्रकार के स्पंज भी आपके अकशेरुकी में आते हैं, ठीक है? जो जलीय कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो अकशेरुकी में पाए जाते हैं मित्रों, ठीक है? चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। पोषण के आधार पर, अब बताना हमें पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वयंपोषी, जिसे आत्मपोषी कहा जाता है, दूसरे होते हैं परपोषी, ठीक है ना? अब स्वयंपोषी को बोला जाता है ओटो रेट्रोफेक, और परपोषी को बोला जाता है हेट्रोट्रोरॉफ, ठीक है ना? ये बोला जाता है। स्वयंपोषी के जो उदाहरण है वो यूग्लिना, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। और परपोषी जो भोजन दूसरों पर,
जो दूसरों पर निर्भर होते हैं इसलिए तो परेशान रहते हैं, ऐसे जीव जंतु परपोषी कहलाते हैं। मनुष्य, ठीक है ना, दूसरों के भोजन पर डिपेंड होते हैं। गाय, बंदर, शेर, ये होते हैं परपोषी। क्लियर? कोशिका के आधार पर वर्गीकरण, ये भी दो प्रकार का होता है। ये कोशिका, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोषीय जंतु। एक कोषीय जंतु को बोला जाता है यूनिसेल सेलुलर एनिमल, बहुकोषीय जंतु को बोला जाता है मल्टी सेलुलर एनिमल। एक कोषीय जो जंतु होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जा सकता है, टेलीस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण की बात करेंगे, अमीबा, इगुलिना, पैरामीशियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक कोषीय जंतु हैं। वहीं बहुकोषीय की बात करते हैं, कई प्रकार की इनमें कोशिकाएं रहती हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो स्पंज शरीर पर छिद्र व कॉलोनियों में रहते हैं, ठीक है ना, शरीर पर भी ये आ जाते हैं, ठीक है ना, ये स्पंज होते हैं। क्लियर है? और कॉलोनियों में भी रहते हैं, ये बहुकोषीय होते हैं, इसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। प्रजनन के आधार की बात करें, प्रजनन के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंडायुज होते हैं, एक जरायुज होते हैं। जो अंडायुज होते हैं वो कान के बाहर नहीं होते हैं, और जो जरायुज होते हैं वो कान के बाहर होते हैं। अंडायुज को ओविपेरस बोला जाता है और जरायुज को विविपेरस बोला जाता है। यह अंडे देते हैं, माने अंडायुज अंडे देते हैं, जरायुज बच्चे देते हैं। शरीर पर बाल रोम होते हैं, इनके भी होते हैं, शरीर पर बाल रोम सबके पाए जाते हैं। उदाहरण के अंडायुज की बात करें, छिपकली अंडा देती है, मेढक देता है, पक्षी देते हैं आदि, ये अंडा है। और हाथी, गाय, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये कई जो जरायुज होते हैं, बीबी पेरस होते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं आपके जरायुज होते हैं, बीबी पेरस। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है बीबी पेरस जंतु होते हैं। बताइए, ये चार तीन लिखे हो ये तीन लिखे होते हैं और फिर एक इसका आंसर होता है। तो ये साइंस में यही समस्या है, जो इंग्लिश में नाम होते हैं वो हिंदी में भी लिखा आ जाता है कभी कभार, तो इसकी इंग्लिश भी आपको ध्यान से देखना है। आवास के आधार पर बात करें तो जंतुओं का वर्गीकरण, देखिए, स्थलीय जो कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य के घर में छिपकली होती है, छिपकली, ठीक है ना, मनुष्य के घर में चूहा होता है, बंदर पाले पाले भी जाते हैं, और जंगल में भी होते हैं, कहीं और भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब जलीय की बात करें तो मछली होते हैं, स्पंज होते हैं, आदि होते हैं, ये जलीय होते हैं। मरुस्थलीय की बात करते हैं, ऊंट होती है और विषैली छिपकली होती है, जो मरुस्थलीय होते हैं। वायु बीय जंतु होती है, ये पक्षी होते हैं जो वायुमंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना, आकाश में उड़ते रहते हैं। उभयचर होते हैं, मेढक, मगरमच्छ, ये उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होते हैं जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, ये दोनों में भी रह सकते हैं, ठीक है ना, वाटर में भी और स्थल में भी। ये आवास के आधार पर हैं। जंतुओं में श्वसन की बात करें तो मेढक भैया सांस लेने वाले अंग जंतु इसमें देख रहे हैं, और सांस लेने वाले अंग देख रहे हैं, ठीक है। और जो केंचुआ की बात करें तो जो जो सांस लेता है केंचुआ, वो त्वचा से लेता है, आर्द्रवा चिकनी होती है जिसकी। वहीं मक्खी और कॉकरोच की बात करें तो बातक कई किया से सांस लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मक्खी के बारे में। मनुष्य, सांप, ये तो फेफड़े से लेते हैं, ध्यान दीजिए। भेल डॉल्फिन की बात हो गई पुरानी, लेकिन फेफड़े से लेते हैं। और नासाहार बात छिद्र से लेते हैं, ये ध्यान दीजिए, नासाहार बात छिद्र से लेते हैं। ये आपके जंतु जंतु हो गया और सांस लेने वाले अंग हो गए, ठीक है। केंचुआ को ध्यान दीजिए, त्वचा और आर्द्रवा चिकनी, इसकी चिकनी होती है त्वचा। अब पशु पक्षियों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। बाज, गिद्ध, पक्षी की बात करें तो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना आंखें तेज होती हैं। चींटियां, ये गंध आती है, इनमें फॉर्मिक अम्ल समूह पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये चींटियां होती हैं। रेशम का कीड़ा, गंध के द्वारा मादा की इसमें पहचान की जाती है। देखो, ये रेशम बनाने वाला कीड़ा होता है, जिससे कि देखना रेशम बन जाती है। अब बताइए आप, कीड़ा में कितनी दम होती है। वहीं मच्छर, मनुष्य के शरीर में गंध आने लगती है और तलबे की गर्मी से पहचान होती है। यदि मच्छर काट खाए तभी जान आ रही कि मच्छर, इसके तलबे की पहचान होती है। मच्छर इतना वो नहीं होता है, आप मारते रहते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर की गंध और तलबे की गर्मी से इसकी पहचान होती है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, पर्यावरण, आप
तैयार करते हैं, तो जो कंसेप्ट आधारित जो हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी, ये आप पढ़ें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ लगाएँ। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ 30 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों। पशु एवं पक्षियों की विशेषताएँ। सभी पक्षी जो है वो आँख की पुतली नहीं घूमती है, आँखें दोनों तरफ होती हैं, एक ही समय में 2 वस्तुओं को देख सकते हैं, अलग-अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की जो विशेषता होती है, ठीक है? आँख की पुतली नहीं घूमती, आँखें दोनों तरफ होती हैं, एक ही समय में 2 वस्तुएँ देख सकते हैं, अलग-अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। कुत्ता, बाघ, शेर की बात करें, मूल मल-मूत्र की गंध से क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। ठीक है ना? कुत्ता मल-मूत्र से पहचाना जा सकता है, बाघ चिन्ह वगैरह से पहचाना जा सकता है, ठीक है? इसके मल-मूत्र से पहचान की जा सकती है, ठीक है ना? शेर और बाघ में यही सारी चीज़ें हैं इसकी विशेषताएँ। अब बात कर लेते हैं हम मेंढक और छिपकली की। तो शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए जो आपके घर में छिपकली पाई जाती है वो शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। वहीं उल्लू रैकून जो होते हैं वो रात को जागते हैं, केवल काला व सफेद रंग देख सकते हैं। हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू केवल काला और सफेद रंग ही देख सकते हैं दोस्तों, और रात को जागते हैं। इसलिए जो रात को जागते हैं, जैसे कभी कभार अपन रात में जगते हैं और कोई कह देते हैं उल्लू, मतलब अपन रात में जाग रहे हैं, तो उल्लू उसी उसी के चक्कर में कहते हैं। नहीं, अपन लोग उल्लू नहीं रहते हैं, ठीक है? तो हाथी की बात करें तो देखना, हाथी सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है वो इनकी नेता रहती है। यदि बहुत सारे हाथी हैं तो यदि हम नेता की पहचान करें तो अपन को जाना पड़ेगा सबसे पुरानी हथनी, सबसे बूढ़ी हथनी के पास जाना पड़ेगा, वही इनकी नेता होगी, ठीक है ना? और एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ी खा सकती हैं। जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 ग्राम पत्तियां झाड़ी खा सकती हैं। कान से ताप नियंत्रण होता है, इनके कान से ताप नियंत्रण होता है, कम सोते हैं, आराम करते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, लेकिन आराम करते हैं, ठीक है ना? झुंड में केवल हथनियां होती हैं अधिकतर, और 14 से 15 बच्चे इनके बच्चे रहते हैं। यदि एक झुंड की बात करें, ये झुंड बना लेते हैं कि भैया ये तो हमारा हमारा एरिया है और हम इतने हाथी हैं इसमें। लेकिन ध्यान दीजिए सबसे बूढ़ी हथनी ही इसकी नेता होगी दोस्तों। झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 बच्चे ही रहेंगे। डॉल्फिन की बात करें तो ये डॉल्फिन ऊंची सूंड रहती है, ये इससे पहचान हो जाती है। भेल की बात करें तो ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो बच्चों को भी जन्म देती है और इसकी लगभग आयु 90 साल की होती है भेल मछली की। ध्यान दीजिए ये भेल मछली यही होती है। क्लियर? कम ही दिखाई देती हैं। सांप की बात करें तो भैया सांप, ठीक है, कान नहीं होते परंतु कंपन पहचानते हैं। कंपन पहचानते हैं ये, है ना? कान नहीं होते हैं, अब सूंघने मूंगने के तो अब जो बड़े वो होंगे वो ही बता पाएंगे। सांप में 2 खोखले दांत होते हैं जिससे जहर फेंकता है। यदि वही 2 खोखले होते हैं जिससे सपेरा क्या करता है, इसके 2 जहर के दांत निकाल देता है, फिर आसानी से उसे लिए घूमता फिरता रहता है जब तक वो उगते हैं, फिर वो छोड़ देता है। भारत में 4 जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कोबरा, जी हाँ, ये कोबरा इतना ईमानदार होता है कि यदि आपने इसका नुकसान नहीं किया है तो वो अधिकतर नुकसान नहीं करेगा। करैत सबसे दोगले होते हैं। करैत चाहे आप आदमी हो चाहे सांप हो, लेकिन मैं यहाँ सांप की बता, अपने आदमी लोगों इंसानों में भी करैत पाए जाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, बस इतनी बड़ी बड़ी बात होती है। सांपों को पहचान लेते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे दोगले आदमियों से अपने दूर रहते हैं। करैत कभी भी किसी को भी काट सकता है। दुबोई, ये दुमोई होती है, ठीक है ना? ये भी खतरनाक रहती है लेकिन काटती ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत जहरीली रहती है। अकैया, ये ये तीनों से ज्यादा जहरीला रहता है लेकिन ये कम काटता है, जब पाया भी कम ही जाता है, लेकिन मिल जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना? तो ये सांप हो गए साहब। स्लॉथ, ठीक है ना? बंदर की तरह होता है ये, भालू जैसा रात्रिचर होता है, रात में ही घूमता है, जंतु है, दिन में 17 घंटे सोता है। ठीक है ना? कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, लेकिन यदि सोए नहीं तो कई सारे लोगों, मतलब पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा दे, इस वजह से ये 17 घंटे सोता है। इसे भी कोई वरदान मिला होगा, जैसे कुंभकर्ण को जो है वो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, ठीक है, कि मैं एक दिन जगूं और 6 महीने सोऊं। वो कहना चाहता था ये कि मैं 6 महीने जगूं और एक दिन सोऊं, लेकिन उसकी जीभ पर सरस्वती मैया बैठ गई तो उल्टा कह दिया, क्योंकि अगर ये 6 महीने जगता और एक महीना सोता तो ये नाक में कन वो कर देता, बड़ा मुश्किल होता, ठीक है ना? और वहीं
भैंस और बगला की बात करेंगे तो ये सहजीवी संबंध है। प्राय बगला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीट को खाता है, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया होगा, अगर बगला होगा और भैंस यदि किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे है, तो बगला भैंस की पीठ पर बैठ जाएगा, उसके जो परजीवी हैं वो कीट खाता रहता है। तो इसलिए ये सहजीवी संबंध है, कुछ ना कुछ भैंस भैंस को मदद ही करता है बगुला, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पालतू पशु पक्षी एवं लाभ। दूध के लिए जो लाभ होता है वो गाय भैंस बकरी, ठीक है ना। गाय भैंस बकरी, देखिए बकरी बकरी का दूध इतना पावरफुल रहता है, जब जैसे कोई बच्चा हो या फिर 10 साल का 15 साल का, उसे बीमार हो जाता है, वो प्लेट चली जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसे बकरी का दूध पिलाया जाए, तंदुरुस्त हो जाएगा। इसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं, ठीक है ना। भैंस में दूध वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, यदि भैंस में दूध की वसा की मात्रा करें तो ये सबसे अधिक होती है। इसे गरीबों की गाय, और गरीबों की गाय को किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका दूध बहुत खतरनाक रहता है बकरी का। अंडों के लिए मुर्गी पालते हैं जिसमें बहुत प्रोटीन होता है। वहीं मालवाहक पशु की बात करें तो यात वाले पशु होते हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट। ये मालवाहक पशु हैं, यातायात वाले पशु हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, ठीक है। कृषि कार्य के लिए बैल काम आते हैं, लेकिन अब तो ट्रैक्टर काम आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। बैल तो धीरे धीरे जा रहे हैं। वैसे बैल जो रहते थे सवेरे बैल से जोता करते थे हल, और ना पैसे लगते थे, केवल बैलों को वो करते थे। आजकल तो पैसे की बर्बादी है, इसलिए दोस्तों बैल तो अब पालते ही नहीं है, कम पालते हैं, ठीक है ना। यदि हम सुंदरता और मनोरंजन की बातें करते हो, तोता पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं, बंदर भी पालते हैं, और मछलियां मछलियां आपके डिब्बे बॉक्स होते हैं जो पानी, अंदर पानी भरा होता है, कांच लगा होता है, उस प्रकार की बात होती है। और तोता पालते ही है, खरगोश पालते ही हैं, ठीक है ना। ऊन के लिए बात करें तो भेड़ बकरी पालते हैं। शहद की बात करें तो मधुमक्खी पालते हैं। पालने का जो समय होता है मधुमक्खी का, वो अक्टूबर से दिसंबर महीने का होता है। इसी समय होता है जो प्रारंभ हो चुका है, ध्यान दीजिए दोस्तों, मधुमक्खी का। लीची के फूल लाल होते हैं, फरवरी में पकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार का मुजफ्फरपुर है वो बिहार मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं खाद बनाने के लिए केंचुआ का उपयोग होता है। इन्हें किसान मित्र भी कहते हैं, ठीक है ना, ये किसान मित्र होते हैं। और दोस्तों मछली को पकड़ने में केंचुआ का बड़ा बड़ा रोल होता है। कैसे, देखिए, जो डोरी रहती है जिसे बंसी कहते हैं, आखिरी में कांटा लगा दिया जाता है, तो उस कांटे में केंचुआ लगा दिया जाता है दोस्तों। इसमें केंचुआ लगाया जा दिया अंदर, और फिर उसे पानी के अंदर इसे डाला जाता है। केंचुआ आसानी से फंस जाता है, इससे मछलियां पकड़ जाती हैं दोस्तों। इसलिए केंचुआ किसान मित्र भी है, और मछली का दुश्मनी मान के चलो, ठीक है। ज्यादा अधिकतर लोग केंचुआ का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। अब सफाई करने वाले जो पक्षी पशु बात करें तो चील, ये सफाई, कौवा, सबसे अधिक होता है गिद्ध, लेकिन विलोपन की स्थिति में है। और कुत्ता, लोमड़ी, बुबरेले, ठीक है ना, बुबरेले, ठीक है ना, बुबरेले होते हैं। अब उसकी तरह होता है शायद, कौवे की तरह कैसी भी हो, ठीक है ना। तो ये सफाई करने वाले हैं गिद्ध। गिद्ध को तो सफाई मित्र कहा जाता है। गिद्ध बहुत, जैसे कोई पशु की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि उसकी बदबू ही आती रहती है। लेकिन यदि दोस्तों गिद्ध को पता चल जाए तो वो वहां पर पहुंचेगा, उसे पूरा खा जाएगा, ठीक है ना। तो ये पर्यावरण मित्र होते हैं गिद्ध, और इंसानों के भी मित्र होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अब पशु एवं उनके घर की बात करेंगे, आश्रय की बात करेंगे। तो गाय में छपरा डाल देते हैं, अपना घर होता है तो टपरिया भी डाल देते हैं, ठीक है ना। छपरा, घोड़ा, घुड़साल या अस्तबल बोलते हैं, ये उसका होता है। सुअर बाड़े में बाड़े में रहते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के वो बाड़ा बनाया जाता है। और जंगल में भी रहते हैं, जंगल में तो खुला छूट रखते हैं ना। मुर्गे मुर्गियां दड़बे में रहते हैं, ये बाड़ा टाइप का रहता है, दड़बा बना दिया जाता है मिट्टी का। खरगोश की बात करें तो ये पिंजरे में रहते हैं, और वैसे जंगल की बात करें, ठीक है। मछलियां जल जीवशाला में रहती हैं, समुद्र, नदी, और आप कहीं भी मान लो, ठीक है ना, तालाब मान लो। कुत्ता की बात करें तो घर में सोता रहता है, कहीं भी सो जाता है, ठीक है ना, आपका चाहे बाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन रहता घर पे ही है। तो इस प्रकार से ये है। और उनके भोजन की बात करें
गाय चारा भूसा खली खाती है, बकरी की हरी पत्तियां खाती हैं, इसी वजह से ये इसका दूध बहुत ही जो है वो स्ट्रांग रहता है। सुअर की बात करें तो सुअर क्या खाता है, ये बाड़ा तो थोड़ी खाता है। आए सुअर तो जंगली जानवर होता है, कुछ भी खा लेता है, समझ रहे बात को, मांसाहारी भी रहता है, वो घर में दाना पानी भी खाता रहता है। घोड़ा की बात करें तो चना खाता है। जी हाँ दोस्तों, चना की बात करें तो यदि आप सुबह प्रतिदिन लगभग 15 से 20 चने खाते हैं, पानी रात को पानी में भिगोकर, तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं आप, ठीक है ना। व्यायाम करना पड़ेगा, लेकिन 15 से 20 में चने खाने में और इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चना खाया करें सुबह, ठीक है ना। मुर्गी दाना खाती है, कबूतर बाजरा खाता है, ठीक है। जा कबूतर जा, मेरे पहले प्यार की चिट्ठी ले आ, तो वही बात, वही कबूतर है। तो यदि कबूतर की बात करें, चिट्ठी ले जाने के लिए उसे अपन को बाजरा खिलाना पड़ेगा, तभी चिट्ठी ले जाएगा। आजकल तो मोबाइल ही है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं मछली, तो आटे की गोलियां खाती हैं और भी खाती रहती है। मछली मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ध्यान दीजिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जैसे आजकल इंसान इंसान को खा रहा है, उसी प्रकार मछली मछली खाती है दोस्तों, ठीक है ना। अब इंसान के खाने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुत्ता दूध रोटी मांस भी खा लेता है, ठीक है ना। बिल्ली दूध रोटी खाती है और भी खा जाती है, ये मांसाहारी भी रहती है बिल्ली। तो जो मौका चूहा खा जाती है, लो, है ना, मौका मिले तो चूहा दबाने में बिल्ली माहिर है। तो इस प्रकार है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में कम से कम एक को शेयर जरूर कर दें, या फिर एक आपका भाई हो, आपका मित्र हो, आपका दोस्त हो, आपके परिवार वाला हो, तो आप इसे, इस चैनल को एक चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करा दें दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ एक लिंक दी है, उसको, पीडीएफ तो नहीं होगी वो, लेकिन उस लिंक पर जाएंगे तो इस प्रकार जो हमने आपको पढ़ाया है वो इस प्रकार से मिल जाएगा, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो और आपका समय बच सकता है दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हो, चाहे समदा वर्ग 3 की, चाहे एमपी टेट की, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः।